हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपने दैनिक जीवन पर इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं। आप और हम आज अगर वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, यहाँ पर भी इंटरनेट और एक वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत ज़्यादा योगदान है। चाहे वो यूट्यूब हो, सामान्य कोई वेबसाइट हो, गूगल जैसा कोई सर्च इंजन हो, इन सभी चीज़ों को आप इंटरनेट के ज़रिए सर्च कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ लाभ हैं तो वहीं कुछ खामियां हैं। जैसे कि हाल ही में कुछ साइबर हमले पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं और अभी एक और साइबर हमले का नाम सामने आया है जिसको अकीरा रैंसमवेयर कहा गया है। रैंसमवेयर एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले या कुछ सालों से इसकी चर्चा को सुनना शुरू किया है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर कोई हमलावर, खास तौर से साइबर हमलावर, किसी डेटा को हैक करके उसको इनक्रिप्ट करके आपसे फिरौती मांगते हैं। इसको रैंसमवेयर जैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। अकीरा जो शब्द है वह किस तरह से कार्य करता है, कितना अलग है, इस प्रक्रिया को हमें कैसे देखना है, और इस पूरी प्रक्रिया में कई सारे ऐसे टेक्निकल शब्द भी आएंगे जिनके बारे में आपको सीखना चाहिए। जैसे कि सामान्य इंटरनेट के अलावा डीप वेब एक शब्द है, डार्क वेब एक शब्द है, मेलवेयर एक शब्द है, वायरस एक शब्द है, रैंसमवेयर एक शब्द है, ट्रोजन एक शब्द है। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो साइबर सुरक्षा वाले खंड से जुड़ते हैं। क्योंकि यह विषय और जो भी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं वो आपको मेंस की परीक्षा में जीएस पेपर 3 में वर्णित मिलेंगे। तो चूंकि साइबर सुरक्षा और विज्ञान एवं तकनीक दोनों ही खंड पेपर 3 में मेंशन है, इसलिए आपको तकनीक और तकनीक के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए चलना है। चूंकि यह विषय करंट अफेयर से जुड़ता है, ऐसे में इस पर कई सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। इस हिसाब से भी आपको देखना महत्वपूर्ण है और देखना चाहिए भी। शुरू करें। खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको सर्ट इन भी कहा जाता है, इन्होंने एक जानकारी साझा की है कि पिछले महीने के लगभग अकीरा रैंसमवेयर के कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं और यूएसए और कनाडा, इन दोनों में मार्च के आसपास इस साल में अगर आप देखते हैं तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नाम क्या है? अकीरा। परीक्षा में लिख करके आ सकता है कि बीते दिनों अकीरा शब्द चर्चा में रहा है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रैंसमवेयर कोई नया, आप कह सकते हैं कि कोई नया एप्लीकेशन ऐसा आया है जो सरकार की किसी नीतियों को लागू करता है, या फिर आप एक ऐसा विकल्प उसमें डाला जा सकता है कि एक नया सैटेलाइट है, या फिर इस तरह से कोई नई मेडिसिन है। तो आपको याद रखना है कि अकीरा नाम से एक नया रैंसमवेयर आया है जो कि लोगों का डेटा इनक्रिप्ट करके लोगों से फिरौती मांग रहा है। इस कुछ समय पहले हमने सुना था पेटिया नाम से एक आया था, एक वानाक्राई आया था, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो भारत में जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है या हम डिजिटलीकरण की ओर जा रहे हैं, चीज़ों को डिजिटल बना रहे हैं, चाहे हमारे पेमेंट्स हो, चाहे हमारा बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे हमारी मेडिकल सर्विसेज हो, इन सभी को डिजिटल बना तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चुनौती कौन सी बढ़ रही है कि चीज़ें जितनी डिजिटल होती जाएंगी, डिजिटल दुनिया में जो खतरे हैं उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता रहेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो ऐप डेवलपर्स हैं या हैकर्स हैं, इनके बीच में आते हैं सामान्य यूज़र, आपके और हमारे जैसे, जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर्स को पेमेंट देते हैं और फिर अपने डेटा को बचाने के लिए हैकर्स से सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहिए। तो हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अब बचना इनसे है और इस्तेमाल इसका करना है, क्योंकि तकनीक हमारे दैनिक जीवन में और आने वाले भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है और मनुष्य की जो आपस में संबंध है, आपस में उनके किसी तरह के ट्रांजैक्शन है, उनको तेज करती है। अब आते हैं अकीरा पर। अकीरा क्या है? एक तरह का रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होता है? एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सामान्यतः मानकर चलिए आपका सिस्टम है जिसमें ये एप्लीकेशन आ गया या फिर ये
जो वायरस है एक तरह का, ठीक है, रैंसमवेयर है, वो अटैक कर गया, आपका जो सिस्टम है से इन्फेक्ट हो गया। अभी आपके उस डेटा से ज़रूरी फाइल्स है उसको निकालना शुरू करेगा। जब से पता चल जाएगा कि इतनी सारी जो फाइल्स है आपकी इंपॉर्टेंट है, तो उसको इनक्रिप्ट कर देगा और आपके सिस्टम से हटा करके अपने पास सेव कर लेगा। अब जब आप एक्सेस करने के लिए जाएंगे तो आपके पास आपका डेटा मौजूद नहीं होगा। अब आपके पास एक वार्निंग आएगी या फिर एक लेटर आएगा, वहाँ पर शो करेगा कि अगर आपको आपका डेटा चाहिए तो आप हमारे साथ कोई डील कीजिए। डील कैसे करते हैं अभी इस पर भी हम बात करेंगे। तो आपका ये निजी डेटा, जिसमें आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपकी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का भी हो सकता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्रीज निकाल सकता है, और ख़ास तौर से ऐसे डेटा को निकाल करके ये लोग एनालाइज करते हैं जिससे इन्हें ये पता चल सके कि आप किस डेटा के लिए कितना रुपए दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आपके सिस्टम में बहुत सारी मूवीज़, इन जनरल बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उन्होंने चोरी कर ली या उसको इनक्रिप्ट कर दिया, अब आपसे फिरौती मांगी, आप बोलेंगे ले जाओ यार, नहीं चाहिए वापस। तो डेटा भी उन्हें पता होता है कि कौन सा डेटा उन्हें चुराना है और इनक्रिप्ट करना है ताकि आप उसके लिए पैसे दे सके। वही है ना कि पड़ोसी का बच्चा उठा के ले जाएंगे तो आप क्यों पैसे देंगे। जब तक आपके घर में कुछ ऐसा काम ना हो जाए, आपकी ऐसी कोई बहुत आवश्यक सूचना ना उठा ले जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो या वो जो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो वही यहाँ पर ये करते हैं। इसके अलावा अगर कोई उपयोगकर्ता ये बोल दे कि हमें नहीं चाहिए, आपने जो डेटा निकाला है आप रख लीजिए, हमें आवश्यकता नहीं है, और इन जनरल ऐसे ही आपने कह दिया, तो उसके बदले में आपसे कहा जाएगा कि अगर आपने डेटा आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है तो इस डेटा को हम डार्क वेब पर भी डाल सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई निजी फ़ोटोज़ हो, आपकी किसी फैमिली की फ़ोटोज़ हो, ऐसा कुछ डेटा हो जो आप ना चाहते हो कि सार्वजनिक हो, तो डार्क वेब पर डालने से लोग डरेंगे और ये सोचेंगे कि ये चीज़ें इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी, पब्लिक में फैल जाएंगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे। इसलिए आप जो पैसा है उनके साथ किसी डील पर पहुंचेंगे और पैसा देने की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या है समझते हैं अभी आगे। तो एक रिपोर्ट के आधार पर अकीरा लीक साइट ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 63 संगठनों से समझौता किया है, जिसमें से 80% जो पीड़ित हैं वो काफ़ी छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारी फंडिंग या बहुत सारी फिरौती वहाँ से अर्जित की है। अब जो शब्द आया डार्क वेब, देखिए इंटरनेट का इस्तेमाल हम जो डेली यूसेज में करते हैं, जैसे गूगल है सर्च इंजन, बिंग है, याहू है या सफारी है, ऐसे जो सामान्य सर्च इंजन है वो आपको एक सतही जानकारी देते हैं। वो ओवरऑल इंटरनेट के अंतर्गत जो पूरी सूचनाएं मौजूद हैं उसका केवल 4% ही है। समझ रहे हैं? अब आपको लगेगा कि इतना सारा इंटरनेट जो आप डेली सर्च करते हैं वो केवल 4% ही है। जी हाँ, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरफेस वेब, यानी कि केवल सतही वेब। अब वेब की जो संकल्पना है वो तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, www। और वेब इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपने मकड़ी का जाल देखा होगा तो कुछ इस तरह से बुना होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपने किसी एक साइट को सर्च किया, उससे जुड़ी हुई 4 और जानकारी आ गई, आप तुरंत यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसलिए इसको एक वेब की संकल्पना माना गया है कि एक जाल है, नेटवर्क का जाल है, जानकारियों का जाल है, डेटाबेस है। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में वो केवल 4% ही है सामान्यतः। उसके बाद माना गया है कि एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90% जो हिस्सा है वो आता है डार्क वेब के अंतर्गत, जिसको आप सामान्यतः गूगल या बाकी किसी सर्च इंजन के जरिए एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसमें किस तरह की जानकारी आती है? कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो या तो इनक्रिप्टेड है या फिर उनको इस तरह से रखा गया है कि सामान्य सर्च इंजन के जरिए आप उन तक ना पहुंच सकें। ठीक इसी तरीके से कोई सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटर वेबसाइट हो सकती है, कोई मल्टीलिंगुअल डेटाबेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिसोर्सेस। तो एक सवाल ये आएगा कि अगर आप सामान्यतः यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ नहीं आ सकते तो आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? यहाँ तक पहुँचने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों का एक्सेस आपको दे दिया जाए। मान लीजिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, किसी संस्थान की वेबसाइट है सरकारी, तो डेटा तो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस संस्थान के अंतर्गत जो लोग कार्य कर रहे हैं वो केवल उन तक ही एक्सेसिबल है। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर अगर ये डेटा भी इंटरनेट पर मौजूद है तो हम यहाँ तक एक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, या इसके आगे हम क्यों नहीं बढ़ पाते? ये चीज़ें क्या इनक्रिप्टेड है, हमें एक्सेस क्यों नहीं मिलता? या फिर बैंक की बहुत सारी ऐसी
खुफिया जानकारियां हो सकती हैं, गोपनीय खातों की जानकारी हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया, पेमेंट करने के लिए एक लिंक आपके पास खुलता है, उस लिंक में बहुत सारी बातें दी हुई है, लेकिन वो केवल आप तक ही क्यों खुला, वो किसी और के द्वारा एक्सेस क्यों नहीं किया जा सकता। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप वेब के अंतर्गत आती है और आपको डायरेक्टली उनका एक्सेस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो बहुत निजी जानकारी हो सकती है या बहुत खुफिया, फाइनेंशियल, कई तरह से छुपी हुई जानकारियां होती हैं जो किसी खास यूज़र के लिए ही दी जा सकती हैं। तो डीप वेब है। अब उसके बाद एक शब्द और है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। अब ये डार्क वेब ऐसी जगह है या ऐसी स्थिति है जो कि लगभग इंटरनेट का 6% हिस्सा बनाती है और जो कि डीप वेब से भी ज़्यादा गहराई पर मानी गई है। तो डीप वेब में मौजूद चीज़ों को आप सामान्यतः क्रॉल नहीं कर सकते, इन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी अन्य तरह से पहुंच सकते हैं, अन्य तरह के मेथड्स का उपयोग करके पहुंच सकते हैं। अब मुझसे मत पूछिएगा कि कैसे पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जाकर के अभी आपके लिए कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट में ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद आप आते हैं डार्क वेब पर। अब डार्क वेब में आप यहाँ से भी नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से भी नहीं पहुँचेंगे। इसके लिए कुछ खास तरह के एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या डार्क वेब पर जाना उचित है। और जो शब्द है डार्क वेब, इसको डार्क वेब ही क्यों कहा जा रहा है? इतना कितना डार्क है यहाँ पर, क्या अंधेरा है? तो अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग या ऐसी गतिविधियाँ भी होती हैं जो कि इलीगल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक, प्राइवेट कम्युनिकेशंस, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इलीगल इंफॉर्मेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पर शेयर की जा रही हो, कोई आतंकवादी गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही हों। तो यहाँ पर जाना आपके लिए इलीगल तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट को अनजाने में विजिट कर जाएं जो कि सर्विलांस में लगी हो या फिर वो किसी सरकारी एजेंसी की जांच के अंतर्गत आ रही हो। तो विजिट करने से हो सकता है आप मुसीबत में पड़ जाएं। तो इसीलिए इसको इतना छुपा करके रखा गया है, सामान्यतः इसको नहीं देखा जाता। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो सामान्यतः लोगों के लिए या यूज़र्स के लिए उपलब्ध नहीं होती, तो उनको छुपा करके इसलिए रखा गया है। तो कुछ खास तरह के जो ब्राउज़र्स हैं वो बनाए गए हैं जो यहाँ तक पहुँचाते हैं। जानकारी रखिए, और अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर और भी तरह की चुनौतियाँ हो सकती हैं। कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकता है, आप किसी रैंसमवेयर की चपेट में आ सकते हैं, हो सकता है वहीं पर आपका जो सिस्टम है हैक कर लिया जाए और आपसे फिरौतियाँ मांग ली जाए, क्योंकि आप ऐसे अंधेरे में पहुँच गए हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर जाना अनामिता के लिए तो लाभकारी हो सकता है कि पता नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पर सर्च कर रहा है, लेकिन अगर आप गलत जगह पहुँच जाएंगे, गलत पते पर आपका एड्रेस पहुँचेगा, हो सकता है उसी वक्त आपका सिस्टम लॉक हो जाए। इसलिए बचना चाहिए, लेकिन जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आखिरकार ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बनाई गई हैं, सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, तो आपके पास जानकारी हो। अब आते हैं हैकर्स की मांग पर। भाई डिमांड क्या है और किस तरह से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेज है ये जो इस समय इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है। तो अकीरा रैंसमवेयर में जो एक डिमांड आई है, कैसे आई है समझिए। यहाँ पर कितने अच्छे हैं ये हैकर्स, मतलब अच्छे क्या है, मजाक की बात है, समझिए। इन्होंने लिखा है, डीलिंग विद अस यू विल सेव अ लॉट ड्यू टू वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रुइनिंग योर फाइनेंशियली। मतलब कि हमें आपको आर्थिक रूप से बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि हमने आपकी सभी चीज़ों को डीपली एनालाइज किया है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपके बैंक इनकम्स को, आपके स्टेटमेंट्स को, आपकी सेविंग को, आपके इन्वेस्टमेंट को, यानी बेसिकली हमें ये पता है कि आपके पास कितना पैसा है। तो हम आपसे एक छोटी सी डिमांड ये रखेंगे कि आप डील कर लीजिए और वापस से अपना सारा डेटा प्राप्त कर लीजिए। हम आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, उतने ही मांगेंगे जितना दे पाने में आप सक्षम हैं। तो अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग नहीं हैं। दूसरा ये भी कहा है कि अगर ये डील हमारी नहीं ठीक से चलती तो आपका डेटा खो सकते हैं। तीसरा एक इनका ऑफ़र इस तरह से भी रहता है कि अगर आप कोई डील करते हैं हमारे साथ तो आपके सिस्टम में जो खामियां हैं हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है, कि हमने किस तरह से आपका सिस्टम क्रैक किया है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करते हैं, तो हो सकता है आपको वो लूप होल्स ना पता चले। और कई बार इनकी जो फिरौती की रकम है वो $2 लाख तक भी जा सकती है। तो बड़ी चिंता की बात है कि डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है और हैकर्स इस तरह से काम कर रहे हैं, और फिरौती मिलने के बाद आपका डेटा वापस से आपको सौंप दिया जाएगा, आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। ये उनका एक तरीके का
जो फिरौती या डीलिंग का तरीका है वो यहाँ सर्कुलेट हुआ है किसी एक सिस्टम के जरिए। तो चूंकि हम आते हैं साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर, क्योंकि डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो जोखिम भी आ रहे हैं। आज हम जानते हैं कि भारत में हम चीज़ों को किस तरह से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो रोड लाइट्स हो, चाहे वो इंटरनेट यूज़र्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वाईफाई हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, किसी ऑफिस में बैठने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करने वाला हो, कृषि में, ठीक है, या फिर बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट से चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं, गांवों को जोड़ते जा रहे हैं, आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं, सभी चीज़ों को जब जोड़ रहे हैं तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल डेटा लीक हो जाए, जैसा इसके पहले हुआ भी है। एम्स में हमने देखा कि एम्स के सर्वर को हैक किया गया था, इसके पहले आधार के सर्वर को हैक किया गया था। कुछ उदाहरणों में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो डिजिटलीकरण के जोखिम इस प्रक्रिया के बढ़ने के साथ ही बढ़ रहे हैं। समाधान पर अभी हम आएंगे। तो साइबर सुरक्षा खतरों के कुछ प्रकारों को देखें, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस, ये सब नाम है जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग खासियत है। शुरू में हमने एक शब्द पर चर्चा नहीं की थी जो है मैलवेयर। अकीरा भी क्या है? एक तरह का मैलवेयर है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जब बना करके निर्माण किया जाता है तो उसके दो शब्दों मैलिशियस यानी मैल और सॉफ्टवेयर से वेयर निकल करके आया है मैलवेयर। तो मैलवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं। किसी तरह के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, उनसे किसी तरह के निजी स्वार्थ के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनका डेटा चोरी करने के लिए। इसी का एक है रैंसमवेयर जो फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा अभी हमने चर्चा की। एक है क्लिक जैकिंग। आप देखते होंगे कि कई बार आपके फ़ोन की या लैपटॉप की डिस्प्ले में स्क्रीन पर आपको कई सारे पॉपअप्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, और ना चाहते हुए भी कई बार आपसे उन पर क्लिक हो जाता है क्योंकि आप कुछ और सोचकर क्लिक करते हैं और वो बीच में पॉपअप होते ही आपका हाथ उस पर छुल जाता है। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगला क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज को शट करता है। इसी तरह से जीरो डे वल्नरेबिलिटी यानी इस दिन जो सिस्टम्स हैं आपके खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये अक्सर ही पढ़ते हैं क्योंकि इन सभी का दुरुपयोग जब किया जाएगा तो कोई भी सामान्य यूज़र खतरे में आएगा। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आपको जाना है। एक वायरस जिसको कहते हैं, तो वायरस भी मैलवेयर का ही एक प्रकार है। तो मैलवेयर एक तरह से अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई सारे नाम आ सकते हैं, रैंसमवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्सेस, क्लिक जैकिंग, ये सब जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। भारत पर बात करें, भारत की संवेदनशीलता किस तरह से है? 2017 में हमने देखा वानाक्राई और पेटिया रैंसमवेयर जैसे हमले भारत में हो चुके हैं। कई लोगों के कई सारे सर्वर्स को हैक किया जा चुका है। ठीक, 2018 में देखा कि आधार सॉफ्टवेयर को हैक किया गया और लोगों का आधार डेटा लीक किया गया। कई बार तो ऐसे भी चैलेंजेस देखने को मिले जहां पर मंत्री जी ने कहा कि हमारा डेटा बिल्कुल सिक्योर है और फिर शाम तक किसी यूज़र ने उनका भी जो डेटा है वो हैक कर लिया। हाल ही में एम्स पर साइबर हमला हुआ था जहां पर लंबे समय तक एम्स की वेबसाइट ट्रैश बनी रही और लोग ऑनलाइन जो बुकिंग कराते हैं वो नहीं करा पाए। तो ये एक तरह का खतरा है हमारी सुरक्षा के लिए। अब मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी व्यक्ति को होगी तो आप सोच करके देखिए कि डेटा ना चलना या सर्वर हैक हो जाना कितने लोगों को प्रभावित करता है एक साथ। या मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेडिकल जो हिस्ट्री है अगर किसी के पास चली जाए या पब्लिक में लीक हो जाए, जो कि वो नहीं चाहता लीक हो, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति को, उसकी छवि को, उसकी आने वाले संभावनाओं को। 2022 में भारत एशिया में हैकर्स द्वारा सबसे अधिक हमला किया जाने वाला देश भी रहा और वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक हमला देखने वाला देश रहा, क्योंकि भारत इस समय आईटी सेक्टर में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और ये एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है क्योंकि आईटी में तरक्की तो कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हमारी मजबूत नहीं दिखाई देती। तो साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं? पहला है ITA, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, उसकी धारा 66F क्या कहती है? साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है। सर्टेन की बात हमने कभी शुरू में कर ही ली। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मकसद क्या है? भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। IT एक्ट 2018 के प्रशासन की देखरेख करना, यानी इस एक्ट के तहत जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उनको देखना। तो अगर आप कोई उत्तर लिखेंगे तो इसका नाम लिख दीजिएगा, साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई उत्तर अगर आप लिखते हैं तो इसको लिखिए। अगला क्या है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लाई गई थी। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC
इसको स्थापित किया गया है ताकि जो भी महत्वपूर्ण सूचना है उसको हम सुरक्षित रख सकें, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर डेवलप कर सके ताकि इस तरह के डेटा को हम सिक्योर कर पाएँ। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तहत NTRO के तहत इसको स्थापित किया गया है और साइबर सुरक्षित भारत पहल को शुरू किया था हमने ताकि साइबर अपराध और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में जागरूकता फैला सके, लोगों को बता सकें। कई बार हमें नहीं पता होता कि किस तरीक़ों को अपना करके हम चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं। कई बार एंटीवायरसेस जो आते हैं, हालांकि प्रोग्राम्स महंगे होते हैं लेकिन कई बार आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनको भी अपग्रेड करना होता है, उनके आपको सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं। कई बार आप देखते हैं फ़ोन या लैपटॉप में जिसको आप सामान्यतः उपयोग करते हैं उसमें सिक्योरिटी अपडेट आता रहता है, सिक्योरिटी पैच अपडेट करता है वो भी आवश्यक है कि 2000 पता लगा 22 से आपने कोई अपडेट नहीं किया है और 23 के बीच में कोई नया वायरस या मैलवेयर आ गया है तो आपके फ़ोन को या आपके सिस्टम को उससे सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपडेट आना ज़रूरी है और आपको अपडेट करना ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत काम करता है, ये कुछ नाम हैं जो आपको जानने चाहिए। तो सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप अपने सिस्टम को बराबर अपडेट करते रहें। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम किसी तरह की अलग सी हरकत कर रहा है तो आप तुरंत उस पर नज़र रखें, सिस्टम के लॉग पर नज़र रखें, कहाँ पर कौन सी फाइल खोली गई है, बिना आपकी मर्जी के खोली गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डिवाइस संक्रमित हो गई है तो उससे बाकी की डिवाइसेस को ना जोड़ें या जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग कर लें। अपने किसी भी डेटा का जो आप अपने पास रखते हैं वो महत्वपूर्ण है, उसका एक बैकअप रखें, बैकअप ऑफलाइन रखें ताकि ऑनलाइन भी अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप उससे बच सकें, और कई जगह पर रख सकते हैं अगर वो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करें, अनावश्यक वेबसाइट्स पर ना जाएं, अनावश्यक किसी मेल पर क्लिक ना करें, किसी अटैचमेंट पर क्लिक ना करें जहां पर आपको पता है कि ये कोई आपके परिचित का या आपकी जानकारी से जुड़ा हुआ मेल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर थोड़ी सावधानी रख करके हम इनसे बच सकते हैं। एक प्रश्न है जो पूछा गया है 2018 में, हाल ही में समाचारों में कभी कभी उल्लिखित वनाक्राई पेटिया इटर्नल ब्लू शब्द निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर हमले या छोटे उपग्रह या लघु उपग्रह। समझ रहे हैं? तो ऐसा प्रश्न फ्रेम किया जा चुका है। आप भी पूछ सकते हैं, कोई नाम देकर के, नाम बदल चुके हैं, तकनीक बदलती जा रही है, पूछा जा सकता है। अगला है मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया, साइबर हमले के संभावित खतरों और इसे रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमने पीछे जो एक स्ट्रक्चर पर बात की है, ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में, आप इस पर बात कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप सर्टेन के बारे में नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है या टॉपिक से जुड़ी हुई बारीकियों को आप समझ पा रहे हैं। अगर आप रैंसमवेयर के बारे में नहीं जानते तो आप कैसे इसको बाकी जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उससे अलग कर पाएंगे, है ना? छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और है, साइबर हमलों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के संदर्भ में भारत में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है। जो पहल हमने यहाँ पर डिस्कस की है आप उनको लिख ही सकते हैं। इसके अलावा गूगल करते रहिए ऐसी चीज़ों को। जब भी आप कोई उत्तर लिखने बैठेंगे, हमने जिन चीज़ों को डिस्कस कर लिया, आप चाहे उसको ही एक बार गूगल पर टाइप कर लीजिए, आपको उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं न्यू इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर साइबर सिक्योरिटी, आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उनको अपने उत्तर में अपडेट कर लीजिए, या कोई साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लिख करके जो इस तरह के अपडेट्स आते हैं उनको तो नोट कर ही लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए और उससे इंटरनेट से भी सर्च करके उसको आप और अच्छा कर सकते हैं, तभी तो आपका उत्तर बेहतर होगा। तो इस तरह के जो भी अपडेट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। हमें लिख सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और किस तरह से आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो जो उत्तर है इसका आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं आपने पहले वाले जो प्रश्न है पिछले सालों के, उनका अभ्यास कैसे किया है। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।